बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर ईमान सिद्दीक और आप देख रहे हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में सेकंड चैप्टर का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। दैट द सेकंड टॉपिक, इस चैप्टर का हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। में यहाँ मैग्नेटिक लिखा होगा। ओके जी, यानी हमने अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस पर एक फोर्स एक्ट होती है। हमने इस फोर्स को यहाँ डिटेल डिस्कस करना है। इस फोर्स की डेरिवेशन करेंगे, फार्मूले को वेक्टर के लिहाज से डिस्कस करने के बाद मैक्सिमम मिनिमम फोर्स के केसेस को डिस्कस करेंगे और इस फोर्स के डायरेक्शन को कैसे मालूम करेंगे। इस फोर्स के डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम 3 रूल्स के जरिए इस डायरेक्शन को वेरीफाई करेंगे और इसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। सिचुएशन कुछ यूँ है कि हम बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर से करंट पास करवाएंगे तो करंट के पैसेज की वजह से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैं इसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं, तो क्या होगा, एक इस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट इस रॉड पर एक फोर्स लगेगी और इसी फोर्स को हमने यहाँ डिस्कस करना है। इस सारे डिस्कशन के लिए हम अरेंजमेंट की बात करते हैं जी कि हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट कंसीडर किया है। स्टूडेंट्स, इट इज आवर हॉर्स शू मैग्नेट और आपने इस हॉर्स शू मैग्नेट के इन बिटवीन 2 कॉपर रेल्स प्लेस की। दोनों कॉपर रेल्स पैरेलल हैं और आपने इन 2 कॉपर रेल्स के ऊपर एक कॉपर का रॉड प्लेस कर दिया जी। ओके जी, कॉपर का रॉड प्लेस कर दिया। इसके बाद आपने इस कॉपर रॉड में से एक करंट पास करवाना है। करंट पास करवाने के लिए हमने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, यानी कि हमने यहाँ जो वी पोटेंशियल इंडिकेट किया हुआ, इसका मतलब है हमने एक बैटरी कनेक्ट की है 12 वोल्ट की, या कितने भी पोटेंशियल की बैटरी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और ये इसमें से एक करंट पास करवाएगी। अगर हम यहाँ फर्ज कर लें कि बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स रॉड में से कुछ डायरेक्शन इस तरफ, करंट की डायरेक्शन कुछ इस जानिब होगी। अगली बात ये भी सुन लें स्टूडेंट्स कि हमने जो रॉड प्लेस किया है वो कुछ इस तरह से प्लेस किया है कि मेरे पास सपोज दैट ये 2 कॉपर की रेल्स हैं, ठीक है, और आपने इन 2 कॉपर की रेल्स को इस तरह से प्लेस किया हुआ है, उसके ऊपर आपने ये वाला रॉड प्लेस कर दिया जी। अब ये वाला जो रॉड है हम देख सकते हैं कि इन दोनों पोल्स फेसिस के इन बिटवीन है और इस रॉड की अगर इस रॉड में से करंट पास करेगा तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ओके, तो बताने का मकसद ये है हमने यहाँ जो करंट की डायरेक्शन ली है वो क्या है जी, इनवर्ड है। यहाँ से पॉजिटिव से करंट नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा और रॉड में से जो करंट है वो इनवर्ड पास कर रहा है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा हुआ है कि जी आप अगर किसी कंडक्टर से करंट गुजारते हैं तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब इस रॉड का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसको मैं यहाँ लिटिल बिट इंडिकेट करूंगा कि जी ये रॉड का मैग्नेटिक फील्ड है जी। और इस रॉड के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया था। अगर आप राइट हैंड रूल की बात करें, तो हम कहते हैं कि जी ये हमारा रॉड है, आपने सीधे हाथ का थंब यानी कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन की तरफ रखना है, फिर सीधे हाथ के फिंगर जिस तरफ कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, आप यहाँ क्लॉकवाइज इंडिकेट कर सकते हैं और हम दे सकते हैं इस तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और रॉड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों तरफ के वेक्टर्स पैरेलल हैं, हमने फर्ज किया है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रिइंफोर्स करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इस साइड की बात करें तो इस तरफ एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और रॉड का जो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हमने कहा उसकी डायरेक्शन क्या है जी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब दोनों एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ क्या होंगे, फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। सादा से अल्फाज अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने इस रॉड से करंट पास करवाया
तो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से इस रॉड पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस साइड के जानब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, लार्जर है, ग्रेटर है, जबकि यहाँ फील्ड क्या है जी, कम हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रॉड को वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पुश कर देगा, यानी कि इस पर फोर्स लगेगी वीक मैग्नेटिक फील्ड की जानब। ओके जी, तो रॉड पर इस वक्त जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगी, हम कहते हैं कि जी उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस जानिब होगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन को हम वेरीफाई करेंगे तीन रूल्स की मदद से, जिसमें हम राइट हैंड रूल, राइट हैंड एक्सटेंशन रूल की बात करेंगे, या राइट हैंड पाम रूल की बात करेंगे जी। खैर, हमने इसकी डायरेक्शन को कहा कि इस तरफ है, हमने यहाँ इसे मैथमेटिकली रूल के मुताबिक भी जस्टिफाई करेंगे। तो हम कह रहे हैं जी करंट पास करने की वजह से इस रॉड पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी। अगली बात यह है जी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चंद पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। हमने इस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला डेवलप करना है। स्टूडेंट्स याद रखें, ये मैग्नेटिक फोर्स रॉड से पास करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप कुछ यूं लिख सकते हैं कि इस पर जो पहला फैक्टर एक्ट कर रहा है, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से पास करने वाले करंट की वैल्यू के प्रोपोर्शनल इस पर लगने वाली फोर्स है। अगर आप करंट की वैल्यू को दोगुना कर देंगे, फोर्स की वैल्यू भी दोगुना हो जाएगी। अगर आप करंट की वैल्यू को 3 गुना कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, जिसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू करंट पैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। अगली बात करें तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स के इस रॉड की कितनी लेंथ इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान आ रही है। ओके, तो हम ये भी कहते हैं कि सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फोर्स जो कि रॉड पर एक्ट कर रही है, ये इस रॉड की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस लेंथ के जो लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड आ रही है। द फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रॉड की जितनी लेंथ आ रही है, अगर इतनी लेंथ आ रही है तो इस लेंथ के मुताबिक इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर लेंथ की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। तो हमने इस लिहाज से इसको प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में लिखा। नेक्स्ट बात यह है कि ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड, ये जो हमने यू शेप्ड मैग्नेट अप्लाई किया है, ओके, इसे हम एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे रहे हैं। यू शेप्ड मैग्नेट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, ये रॉड पर उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर यहाँ वही बात हम कर सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल कर दी जाए तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जी जो रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सवाल ये है, व्हाट इज द एंगल अल्फा? अल्फा से क्या मुराद? ओके स्टूडेंट्स, अगर हम अल्फा की बात करें तो बेसिकली अल्फा रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक एंगल है। हमने कहा कि रॉड हमने कुछ इस तरह से प्लेस किया हुआ है और रॉड में जो करंट की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। आमतौर पर लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है और हमने यहाँ लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स याद रखें, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसी तरफ लेंथ की डायरेक्शन है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि लेंथ की डायरेक्शन इनवर्ड है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम जानते हैं वर्टिकली अपवर्ड है। तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है दैट इज अल्फा, और इस अल्फा के साइन के प्रोपोर्शनल फोर्स की वैल्यू है। अगर साइन अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी इस रॉड पर फोर्स भी ज्यादा लगेगी। यानी कि इस केस में अगर हम एंगल की बात करें तो 90 है और साइन 90 क्या होता है 1, और 1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। जबकि यहाँ क्या आ रही है, साइन की वैल्यू अगर हम एंगल अल्फा 90 पुट करते हैं 1 आती है तो इस पर क्या लगेगी, फोर्स मैक्सिमम लगेगी। अगर आप क्या कर दें, रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कम कर दें यानी कि 60 कर दें तो साइन 60 की वैल्यू 1 से कम आएगी, इस पर फोर्स कम लगेगी। ग्रेटर फोर्स, मैक्सिमम फोर्स साइन ऑफ 90 पर लगेगी, जबकि साइन 90 1 देता है जी। ओके जी, आप इन तमाम चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर लें
मैंने यहाँ वैसे ये कह दिया कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैसे मैं यहाँ इंडिकेट भी कर देता हूँ कि एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, इसके बाद अब इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर लें, आपको फार्मूले की शेप आ जाएगी। इन चारों फैक्टर्स को हम यहाँ कंबाइन कर लें जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। आप यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म कर दें। आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे स्टूडेंट्स, तो इक्वालिटी विद कांस्टेंट आएगा। बाकी फैक्टर्स आप एज इट इज लिख दें कि आपने लिख दिया एफ आई एल बी एंड साइन ऑफ अल्फा। अगर स्टूडेंट्स अगर हम एफ आई एल बी इन तमाम के एस आई यूनिट्स कंसीडर करें और ऐसे यूनिट्स में इनकी वैल्यूज को पुट करें तो के की वैल्यू 1 आती है। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि इन एस आई यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज 1। एस आई यूनिट्स में के की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो मैं उसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा कि इन एस आई यूनिट अगर आप इस फार्मूले में आने वाले फैक्टर्स को एस आई यूनिट्स में कंसीडर करते हैं तो जो के की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू होगी 1। आप के की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दें तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? हमारे पास फार्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। अब आपका फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि जी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सेम एज एल बी साइन क्या होगा? एल क्रॉस बी। अगर आप इसको क्लोज फॉर्म में लिखें साथ एक यूनिट फैक्टर रखते हुए तो आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं जी कि ये हमारे पास आ गया एल वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर। करंट आई एज इट इज और फोर्स की वैल्यू एज इट इज, और इसको वेक्टर की वजह से हमने इसको भी वेक्टर का नाम दे दिया। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग रॉड। ओके स्टूडेंट्स, इस फोर्स की वैल्यू को मालूम करने के बाद हमने इस फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करना है। वैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस जानिब लग रही है। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं लेफ्ट से राइट की जानिब लग रही है, मगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल एंड राइट हैंड एक्सटर्नल रूल। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज राइट हैंड रूल। अगर स्टूडेंट्स हम राइट हैंड रूल की बात करें तो राइट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए आपने इस फार्मूले पर फोकस करना चाहिए। राइट हैंड रूल के मुताबिक आप लेंथ फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करवा दें, और हम जानते हैं यहाँ लेंथ पहला वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वेक्टर है जी। अगर आप लेंथ की बात करें, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स रॉड में से जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, यानी कि करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी रॉड की लेंथ की डायरेक्शन भी इनवर्ड हो, लेंथ की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। करंट की डायरेक्शन इनवर्ड तो लेंथ की डायरेक्शन भी क्या होगी? इनवर्ड होगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो हमने इसको यहाँ इंडिकेट कुछ इस तरह से किया है कि हम कहते हैं जी कि रॉड की लेंथ की डायरेक्शन इनवर्ड है। मैं ये इनवर्ड इंडिकेट कर रहा हूँ, आप नेगेटिव जी एक्सिस के लिहाज से इसको समझ सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। ओके, फिलहाल आप इसको कंसिडर ना करें। राइट हैंड रूल कहता है कि जी दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करने के बाद आपने सीधे हाथ के फिंगर्स को एल से बी की तरफ कर्ल करना है, कीपिंग द थंब इरेक्ट। फिर इरेक्टेड थंब जिस तरफ होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और हम यहाँ कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है। कैसे जी? राइट हैंड रूल के लिए मैंने कहा कि आप क्या करें, मैंने फर्ज किया कि लेंथ की डायरेक्शन इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, आप क्या करें,
आप एल से बी की तरफ, ये एल पहला वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है, एल से बी की तरफ सीधे हाथ की फिंगर्स कर्ल की, थंब इस जानब है, यानी कि मैंने जिस तरफ थंब है उस तरफ ये मैंने मार्कर प्लेस कर दिया, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। एल से बी की तरफ सीधे हाथ की फिंगर्स कर्ल की, जिस तरफ थंब की डायरेक्शन होगी उस तरफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। इस केस में क्या है जी, लेंथ की डायरेक्शन इनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड। आपने एल से बी की तरफ सीधे हाथ की फिंगर्स कर्ल की और थंब क्या इस जानब है, यानी कि इस तरफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और हमने यहाँ जस्टिफाई कर दिया कि रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स है इस जानब ही लग रही है जी। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड पाम रूल की बात आती है जी, कि व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम राइट हैंड पाम रूल की बात करें, ठीक है जी, तो आप यहाँ ये फर्ज किए हुए हैं कि अगर आपके हाथ की मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे, मैं कह रहा हूं जी कि सीधे हाथ की जो दरमियानी उंगली है मिडिल फिंगर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करे और सीधे हाथ का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, देन आपकी सीधे हाथ की हथेली पर जो नॉर्मल लाइन होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, मगर हमने डायरेक्शन ये जस्टिफाई करनी। फॉर दिस पर्पस आप एक बार यहाँ आ जाए कि मैंने कहा ये मेरे पास राइट हैंड रूल है, मेरे अगर सीधे हाथ की ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की जाना, बिल्कुल जी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड है और रॉड में से करंट इनवर्ड पास कर रहा है जी, मेरा थंब इनवर्ड है। फिर मेरे हाथ की हथेली पर जो नॉर्मल लाइन है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। अगर हम नॉर्मल लाइन की बात करें तो हम कहते हैं अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन आउटवर्ड इज इन शॉर्ट नेम्ड नॉर्मल, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इस जानिब है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फोर्स इस जानिब लग रही है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट हैंड एक्सटेंशन रूल की, ये हमारे पास स्टूडेंट्स राइट हैंड एक्सटेंशन रूल है। राइट हैंड एक्सटेंशन रूल के लिए मैंने यही सिचुएशन ली है आपकी बुक के, मैंने थोड़ा रिवर्स बात की, आपकी बुक में वो नॉर्थ पोल अपवर्ड ले रहा है और साउथ नीचे ले रहा है, जबकि हमने यहाँ नॉर्थ पोल डाउनवर्ड उसके अकॉर्डिंग और साउथ पोल अपवर्ड कंसीडर किया है जी। हम यहाँ जानते हैं कि स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या जी, अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है। मैंने ये जो हार्श और मैग्नेट के दोनों पोल्स इंडिकेट किए हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जी अपवर्ड। वैसे ये बात हम वहां एक बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मैंने इस रॉड का फ्रंट व्यू देखा है जी, ये रॉड है और मैं कहता हूँ इस रॉड को यहाँ फ्रंट से देखें, करंट इनवर्ड है, इनवर्ड को जाहिर करने के लिए आप क्रॉस इंडिकेट क्रॉस लगाएंगे और किसी भी क्वांटिटी की आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए आप डॉट लगाएंगे। इसी टॉपिक में बताया गया है कि जी किसी भी क्वांटिटी की इनवर्ड डायरेक्शन के लिए डॉट है और इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस है और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए डॉट है जी। हमने कहा करंट इनवर्ड है, रॉड की लेंथ की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो हमने यहाँ क्रॉस इंडिकेट किया। जैसे आप इस रॉड में से करंट गुजारते हैं तो क्या होता है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यहाँ रेड कलर से इंडिकेट किया है, जबकि रॉड के मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यहाँ ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया है, ये रॉड का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इस लेफ्ट साइड की जानिब रॉड के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। यहाँ दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। इस चैनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है जी, ज्यादा है। अगर आप इस तरफ देखें तो इस तरफ मैग्नेटिक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि रॉड के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या जी, डाउनवर्ड है। दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ फील्ड कम हो जाएगा। हम कहते हैं इस तरफ फील्ड ज्यादा है और इस तरफ फील्ड क्या है जी, कम है, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट रॉड ज्यादा फील्ड से कम फील्ड की जानिब मूव करेगा, यानी कि इधर से रॉड इस तरफ मूव करेगा। हमने यहाँ से अगेन जस्टिफाई कर दिया कि इस रॉड पर फोर्स इस जानिब लग रही है। तीनों रूल्स के मुताबिक हमने फोर्स की डायरेक्शन को एक जानिब क्या किया बेटा, जस्टिफाई किया जी। नाउ अगर हम इस फार्मूले को मजीद डिस्कस करें, दैट इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ओके स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी को डिस्कस करना है। बाकी टर्म्स लेंथ, करंट और फोर्स से आप वाकिफ हैं। हमारे पास नई फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हमें क्या करना है जी, मैग्नेटिक फील्ड बी को डिस्कस करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी के कई नाम हैं। आप इस फार्मूले को एक बार ओपन करके लिख सकते हैं जी। ILB साइन ऑफ अल्फा या साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। मैग्नीट्यूड मैंने लिखी, यहाँ एन कैप लिखी और इस वेक्टर की फॉर्म में लिखते जी। ना अगर हम इस बी की बात करें, बी इज नेम्ड एज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके जी, तो हम इस तीनों नाम लिख सकते हैं जी। बी का हमारे पास नाम है जी मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसे नाम दे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसे आप नाम दे सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तीनों नाम हमारे पास बी के ही हैं, तो हम बी को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तीनों टर्म्स बेसिकली एक ही फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगी। आप इस फार्मूले को यहाँ कंसीडर करें। मैं इस फार्मूले को बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। IL साइन अल्फा वहाँ डिवाइड करवा दें तो आपको बी का फार्मूला मिल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एफ ओवर IL, एफ पर डिवाइड हो गया, और साइन अल्फा भी एफ पर डिवाइड हो गया, साइन अल्फा। ओके जी, अगर स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, करंट की वैल्यू को यूनिट में लें, लेंथ की वैल्यू को यूनिट में लें और साइन की वैल्यू को भी यूनिट में लें। साइन की वैल्यू 1 कब आएगी? अगर हम यहाँ फर्ज कर रहे हैं कि लेंथ और बी के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री होगा, साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी? 1 यहाँ आ जाएगा 1। तो मैं यहाँ इनकी वैल्यूज यहाँ दर्ज करवा रहा हूँ कि अगर आप करंट की वैल्यू 1 एम्पियर लेते हैं, मैंने इस करंट की वैल्यू, मैं जो यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, इस करंट की वैल्यू को मैंने 1 एम्पीयर लिया। अब आप लेंथ की वैल्यू को 1 मीटर फर्ज करें कि हमारे पास लेंथ यानी कि रॉड की लेंथ 1 मीटर है, और अगर साइन 90 लेंगे, साइन 90 से मुराद है कि लेंथ और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आपने यहाँ लिख दिया साइन ऑफ 90 डिग्री, और एफ को आप एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आप बी को डिफाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप अच्छी तरह सुनेंगे, आपको यही डेफिनेशन याद हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, मैं इन शॉर्ट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ रॉड placed perpendicular to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it। मतलब ये बेटा कि हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फोर्स है जो कि 1 मीटर के रॉड पर लग रही है, जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है, और उसमें से 1 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। अगेन डिफाइन कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ रॉड प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it। This is the definition of magnetic field या magnetic field strength या magnetic flux density। तो आप इसको आसानी यहाँ से याद कर सकते हैं जी। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं जी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यहाँ कैप्शन की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन हाईलाइट कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड की हम यहाँ 2 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ से बेसिकली, ठीक है, एक यूनिट निकालें तो आप यूनिट निकाल सकते हैं जी। एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, इस फार्मूले से निकालें। आई का यूनिट एम्पेयर, लेंथ का यूनिट मीटर, और सारे कोई यूनिट नहीं होता है जी। और बी का यूनिट आ जाएगा जिसको हमने क्या नाम दिया है? टेस्ला का नाम। यानी कि हम कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, जिसे हमें इन शॉर्ट क्या नाम दे रहे हैं? टेस्ला का नाम दे रहे हैं, निकोला टेस्ला के नाम पर टेस्ला जी। ओके जी, तो आप यहाँ कह सकते हैं जी कि व्हेन टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर एंड पर मीटर।
अब अगला काम ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ला। हमने टेस्ला की डेफिनेशन को यहाँ डिफाइन करना है। टेस्ला की डेफिनेशन करते हैं और इसके बाद इसका एक और यूनिट है गाज, उसकी बात कर लेंगे। ओके जी, टेस्ला को हम डिफाइन कर देते हैं जी। टेस्ला को डिफाइन करने के लिए अगेन आप इस सिचुएशन को ज़हन में रखें। मैं इसको थोड़ा सा अरेज करने के बाद टेस्ला को यहाँ डिफाइन करने वाला हूँ जी। हमने टेस्ला की डेफिनेशन कर टेस्ला, हम कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड विल बी वन टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एक टेस्ला होगा अगर क्या हो, अगर 1 मीटर लेंथ कितनी हो, अगर रॉड की 1 मीटर लेंथ को हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस करें, उसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो और उस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही हो, जिसको हम तरतीब से कुछ यूं कह सकते हैं, magnetic field will be 1 Tesla if 1 Newton force acts on 1 meter length of rod placed perpendicular to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it. ओके जी, तो ध्यान से सुन लें इसका उर्दू वर्जन कि टेस्ला से मुराद है कि अगर 1 मीटर के रॉड के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है, जब उसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो। 1 Tesla is defined as the force is magnetic field will be 1 Tesla if 1 Newton force acts on a 1 meter length of rod placed perpendicular to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it and 1 Newton force is acting upon it. And finally students, अगर हम बात करें तो याद रख लें भाई, हमने टेस्ला के अलावा भी इसके यूनिट की बात करनी है, तो टेस्ला के अलावा इसका यूनिट यहाँ मेंशन कर दें कि टेस्ला के अलावा हमारे पास यूनिट है जी गास। और याद रखें स्टूडेंट्स, 1 टेस्ला 10⁴ गास के बराबर। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है ओके तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मजीद अगर हम टॉपिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट। तो प्लीज टॉपिक को ध्यान से सुने, पूरा कंप्लीट वॉच किया करें। इसके अलावा टॉपिक के हवाले से कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप फ्रीली मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बात कर लें या आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।